अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है एक्स इंडियन आर्मी मैन टेल व्हाई मोदी गवर्नमेंट इज थिनिंग आउट प्रेजेंस ऑफ आर्मी इन कश्मीर। तो ये जो इंडियन आर्मी की जो प्रेजेंस है वो कम करने जा रहे हैं ये दूसरे कश्मीर कश्मीर में। तो उसके पीछे जो है वो क्या रीज़न है, क्या उनका जो है वो मिशन है। सारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी है तो इसके दो पार्ट्स आएंगे। तो वीडियो देखते हैं, कमर चीमा की वीडियो भाई, और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं? 3 2 1 स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है कर्नल दानवीर सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। जय हिंद। थैंक यू सर। कर्नल साहब, आज आपसे दो तीन अहम टॉपिक्स पे बात करनी है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो ये है कि बल्कि मैं आई थिंक एक्सप्रेस न्यूज़ की एक इंडियन एक्सप्रेस की, नॉट एक्सप्रेस न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस की खबर देख रहा था कि जो भारतीय सरकार है, दे आर थिंकिंग टू विड्रॉ फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर। आप क्या समझते हैं कर्नल साहब, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? क्या चाइना को बहुत सीरियस थ्रेट लिया जा रहा है और आप समझ रहे हैं कि देयर इज समथिंग लाइक, जैसे वो कहते हैं ना, वॉर इज इमिनेंट? क्या ये फैक्टर है? सेकंड, आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर या कश्मीर को हमेशा जो भारत है वो फ्रॉम सब क्रिटिकल वॉरफेयर या फ्रॉम, जैसे कहते हैं ना, नॉन स्टेट एक्टर्स के लेंस से देखता है। कोई वहाँ पे और चीज़ें नहीं, हालांकि आपने S-400 अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ पे भी लगाया हुआ है। सो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? आप क्या समझते हैं? या फिर आप समझते हैं कि वहाँ कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनके अंदर अब वो इतनी तड़ नहीं रह गई, यूनियन टेरिटरी है तो लॉज डिफरेंट है, तो कोई कोई उठेगा नहीं बात करने के लिए। सो जो फौज है उसको निकाल के इस खित्ते को नॉर्मलाइज कर दिया जाए ताकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें। सो मैंने ये बेसिकली अहाता काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश की है ताकि हमें वी कैन पिक योर माइंड के बेसिकली व्हाट इंडिया इज थिंकिंग सर। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये 96 97 में जो मेरे को याद पड़ रहा है, उस समय कश्मीर के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था वो बहुत एक हाई लेवल तक पहुंच गया था। और जो इंटरनल डिसेंट और डिसऑर्डर था वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। कश्मीरी पंडितों को 90 89 90 91 में वहां से भगा दिया, उनके घर वर जला दिए और एक डिफरेंट लेवल का वायलेंस जो था वहां पर देखने को मिल रहा था। अब वहां पर जो रेगुलर आर्मी थी, दैट इज इन्फेंट्री, वो उस चीज को उस तरीके से टैकल करने में थोड़ी सी नाकामयाब थी। उसका कारण ये था कि एक इन्फेंट्री यूनिट वहां जाती थी, साल 2 साल का अरसा लगाकर, और फिर वो वापस आ जाती थी। फिर उसकी बदली कोई और इन्फेंट्री यूनिट कर देती थी। तो एज अ रिजल्ट वहां पर कंटिन्यूटी नहीं रहती थी। एक यूनिट की भी एक मेमोरी होती है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है काउंटर इंसर्जेंसी में, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो एक साथ 1000 आदमी निकाल दो और नए 1000 आदमी ले आओ, तो जब तक वो सेटल होते थे 6 महीने के अंदर, तब तक जो दहशतगर्द थे वो तबाही मचा लेते थे। तो इस चीज को निपटने के लिए राष्ट्रीय राइफल करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी गई, जिसके अंदर इनपुट जो था, जो जो ऑफिसर्स, जवान, जेसीओ, ये जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे आते तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी यूनिट से थे, लेकिन वो राष्ट्रीय राइफल बटालियन परमानेंट होती थी। अगर उसमें से एट ए टाइम लोगों की तब्दीली होती थी, भाई किसी का अरसा पूरा हो गया, 2 साल हो गए, तो ज्यादा ज्यादा 15-20 लोग हर हफ्ते चले गए और नए आ गए, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहने का मतलब है कंटिन्यूटी रहती थी। तो ये तो ऑपरेशनल लिहाज से ये इस तरीके से एडिशनल राष्ट्रीय राइफल रेज हुई। और पूरे कश्मीर, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो चीमा साहब, हम सिर्फ कश्मीर वैली की बात करते हैं। हम रजौरी, पुंछ, डोडा, इन इलाकों की बात नहीं करते, क्योंकि वहां के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। हाइट ऑफ इंसर्जेंसी और हाइट ऑफ जो ये
पूरा तमाशा चला, इसमें ये जो लोकल जो यहाँ के जो मुस्लिम्स थे, इन्होंने बिल्कुल कोई भी योगदान नहीं दिया, कोई उस तरीके से सपोर्ट में नहीं खड़े हुए जैसे कि कश्मीर वैली के जो मुसलमान थे वो खड़े हुए। उसके पॉलिटिकल रीजंस अलग है। अब ये राष्ट्रीय राइफल बन गई, ऑपरेशंस बहुत जबरदस्त चले, और उन दिनों में मुझे याद है बहुत बड़ी तादाद में आतंकवादी हुआ करते थे, 5-5, 6-6 हजार फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पे घूमा करता था, और बड़ी जबरदस्त लड़ाइयाँ चली। और उस जमाने में मैंने भी बड़ी नौकरी करी, बड़ी बल्ले बल्ले, बहुत ही पट खड़काओ प्रोग्राम, बड़ा मजा आया। इनफैक्ट लाइफ का बेस्ट टाइम उन्हीं दिनों का है, वही याद करते हैं अभी। तो वो रहा। और इसके अंदर जो गेम खेला वैली को डिस्टेबलाइज करने में, जो पॉलिटिकल गेम जो चले, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो प्रेजेंट प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सईद और इस तरीके के ये लोग हैं, इन्होंने भी बड़ा गेम खेला। फिर आपके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले थे, ये भी बड़ी डबल गेम खेलते थे। ये इंडियन गवर्नमेंट से भी पैसा ले लेते थे, आईएसआई से भी पैसा ले लेते थे, कभी इधर की कभी उधर की, और बड़ा कारोबार चलाया जी इन्होंने, बल्ले बल्ले करी। जो इक्तदार में जो पार्टी थी वो थी जनरली कांग्रेस, और कांग्रेस वाले ही टाइप की मेंटालिटी वाले लोग। उनकी मजबूरियां और उनके एजेंडाज अलग थे। वो कश्मीर को मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर और अपना मुस्लिम कार्ड खेलते थे बाकी कंट्री में, तो वो उनकी एक अलग मजबूरी थी। अब ये ड्रामा चलता रहा, और बीजेपी जब ये पावर में आई तो इनको लगा कि यार ये जो बकवास जो चल रही है इसको खत्म किया जाए। तो मोदी 1 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को टारगेट किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर थे, उनकी जो हवाला ट्रेस थे, हवाला से पैसा आता था, ये फिर बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदते थे और जरूरत पड़ने पर उनको बेचकर और उस पैसे को लिक्विडेट करके और गेम चला करता था। इंतफादा टाइप पत्थरबाजी चलती थी। और मेरे को याद है, मैं उस समय वैली में किसी यार दोस्त को मिलने गया हुआ था, और तब ये पत्थरबाजी की ना बड़ी घटनाएं होती थी, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चला करता था। आई रिमेम्बर जब मैं वहां पे था तो रात में कॉन्वॉय के ऊपर घेर कर ना पत्थर चल गए। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या तमाशा चल रहा है, ये तो पहले नहीं होता था, ये अभी ये ऐसे कैसे चल रहा है? कहता है कि ये पहले मस्जिदों से ऐलान होते थे, तो वो ऐलान खुलेआम नहीं हो पाते थे क्योंकि मस्जिद से आप ऐलान करेंगे तो सुन जाएगा। कहते अब इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब वो ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर मैसेजिंग हो जाती है और लोग फिर एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां पर एक मॉब, क्या फ्लैश मॉब की तरह एक्शन में आके और चले जाते हैं। तो ये तो रात में कार्रवाइयां शुरू होने लग गई, और दिन के अंदर भी ये बड़े सीन होने लगे जी, पत्थर चल गए ये वो। तो मैं जहां पे रुका हुआ था वहां पे बड़ी नजदीक में ये पत्थरबाजी हुई, तो मैं उसकी बड़ी डिटेल, मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा इसके ऊपर। तो उसमें ये ऐसे होता था कि मस्जिद से ऐलान हो गया दिन में शरेआम, तो फौजें भी अलर्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप पत्थरबाजों के ऊपर गोली तो नहीं चला सकते। तो उन लोगों ने इकट्ठे होना, और फिर पीछे जो है लॉजिस्टिक वैन्स भी चल रही है, मतलब कि उसमें पेप्सी और थम्स अप भी बट रहे हैं, और फिर 500-500 रुपए जो है ना हर एक पत्थरबाज को, वो भी बांटे जा रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। उन दिनों में शायद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, तो पॉलिटिकल वो भी एंगल था, तो लोकल्स के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं कर सकते थे, तो उसमें पत्थर खूब चले। अब ये सब तमाशा चलता रहा। फिर महबूबा मुफ्ती सईद के साथ बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली, और फिर वो गवर्नमेंट डाउन हो गई। और इसी दौरान इन लोगों ने मतलब कि बीजेपी मोदी 1 ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ये इससे क्या हुआ कि जो फंड्स का जो फ्लो था वो आना बंद हो गया। जब वो आना बंद हो गया, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रेड हुए, और बड़े सारे
अरेस्ट हुई। सबसे इंटरेस्टिंग अरेस्ट और जो कार्रवाई हुई वो सैयद सलाउद्दीन, जो आज लाहौर में एक कश्मीरी टेररिस्ट जिसको रावलपिंडी में मार दिया, उसकी फातिहा खानी कर रहे थे, वो उसका वीडियो बड़ा चला हुआ है। तो इनका खुद का बेटा जो है वो एक गवर्नमेंट मुलाजिम था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये क्या बकवास है यार, एक तरफ जो वालिद साहब है वो तो दहशतगर्द बने हुए हैं और वो तो जिहाद, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की रहनुमाई कर रहे हैं, और इनके जो साहबजादे हैं वो यहाँ पर सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। तो उनको वहां से उनको निकाला गया और इसी तरीके से बहुत सारी अरेस्ट हुई, बहुत सारे ड्रामे हुए। इनको इनको मतलब कि इनको इनकी पकड़ दकड़ करके इनको खुडे लाइन लगा दिया। एज अ रिजल्ट वो जो 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 एक पकड़ थी, इनफैक्ट जो पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्ड्यूट था, जो पूरा जो न्यूक्लियस था, जो काम करा करता था, जो 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 पॉलिटिकल काम करता था, ओवरग्राउंड एक्टिविटी करता था, वो ओवरग्राउंड एक्टिविटी को खत्म कर दिया। जब वो खत्म कर दिया तो तब रियलाइजेशन हुआ कि इनकी ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। अब इनकी ग्राउंड सपोर्ट क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वहां पर जब भी मैं वैली में गया, फौज छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट जब मैं गया तो मैं कई लोगों से बात वैसे ही करा करता था, यार दोस्त हैं, जान पहचान है, अभी भी है। तो वो कहते थे, देखो, जब मैं कश्मीरी पंडितों की बात करता था, मैंने कहा देखो यार ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। कहते बात तो कर्नल साहब आपकी बिल्कुल सही है कि ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आप इसको पूरे डेप्थ में एनालिसिस करेंगे तो देखिए, कहते हैं कि एक ये हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ रहते थे, जो उस समय उनको भगा दिया गया टू नेशन थ्योरी के फॉर्मूले के तहत, वो आज उनके बच्चे पढ़ लिख कर और बहुत बेहतर कर रहे हैं, हर एक शोबे में आगे हैं। और अगर वो यहीं रहते तो हमारे साथ ही इधर कहीं भेड़ बकरी चरा रहे होते या कहीं सेब सूप तोड़ रहे होते। तो कहते हैं कि हमारी जनरेशन जो है ये टेररिज्म के चलते बर्बाद हो गई। तो कहते हैं कि हम लोगों को ये भी है कि देखो आप लोगों के साथ बुरा जरूर हुआ, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी नस्लें सुधार दी। खैर ये उनका एक नजरिया है। बेसिकली वो अपने दिल की जो बात है वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि देखिए हमारी कितनी बदहाली हो गई। तो इन हार्ट ऑफ हार्ट उनको पीस चाहिए थी, लेकिन आप कहेंगे कि अगर ये पीस चाहिए थी, सॉरी आप कुछ कह रहे थे चीमा साहब। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, बेसिकली आप समझ रहे हैं कि शायद ग्राउंड सपोर्ट ना होने की वजह से ये सारा एक जो तो मैं वही बता रहा हूं आपको कि अब सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर ग्राउंड सपोर्ट नहीं था, मैं अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, अगर ग्राउंड सपोर्ट नहीं था तो फिर ये पूरी एक्टिविटी होती कैसे थी? भाई बाहर से आके पैसा भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, फिर ये एक्टिविटी कैसे होती है? देखिए चीमा साहब, मजहब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम और उसका पॉलिटिसाइजेशन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। एक दूसरी चीज, वहां पर कश्मीर वैली के अंदर एक इंडिपेंडेंस की एक ललक थी, आज से नहीं बहुत पहले से, महाराजा हरि सिंह के टाइम से थी, 1930s के टाइम से थी, कोई मतलब ये नई चीज नहीं। तो ये एक उनकी एस्पिरेशन थी कि हम रेशियली डिफरेंट हैं, हमारी लैंग्वेज और तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं, तो हम मेन स्ट्रीम इंडिया से अलग हैं। इनफैक्ट अंग्रेजों ने भी इसको एक डोमिनियन के तौर पर रखा था। वो उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं था पूरे नेशनल फ्रेमवर्क में अंग्रेजों के जमाने में भी। तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल था। लेकिन अब फर्क कहां से आया फाइनली? जब ये इंटरनेट से, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन जब चली है, जब कश्मीरी आवाम को पाकिस्तान की भी रियलिटी पता लगी है, इंडिया की भी रियलिटी पता लगी है, और फिर उन्होंने जब कंपैरिजन करना शुरू किया है, तब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये तो फिर गड़बड़ हो रही है। एज अ रिजल्ट, जब ये
370 को खत्म किया गया, एक भी प्रोटेस्ट कश्मीर के अंदर नहीं हुआ, एक भी प्रोटेस्ट। अब ये नहीं कह सकते कि भाई इतना ज्यादा है तो दबा लिया। अभी एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक ड्राइव चली श्रीनगर में, उसके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ। सब याद है आपको कि भारतीय सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया था। मुझे याद है कि एनएस से दोवल पहुंच रहे थे तो वो बंद दुकानों में खड़े हुए थे और कांग्रेस के रहनुमा उनको आने, बिल्कुल एहतियातन कर्फ्यू भी लगाया गया था और इंटरनेट को भी डाउन किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो चीजें कल साहब इसमें मैं कहना चाहता हूँ, देन वी कैन मूव। एक तो ये आपने सारी हिस्ट्री बता दी। क्वेश्चन ये है कि एक हम कहते हैं कि मेरी जाती राय ये है कि आपने एक पॉलिटिकल और लीगल इशू को जब आपने जिहाद में कन्वर्ट कर दिया तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आप उस रास्ते पे चल पड़े जो कि डिफेंडेबल नहीं था। ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये फैक्टर हुआ सारे मामलात में। दूसरा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा मैसिव फोर्स भी इस्तेमाल की है वहाँ पे, और जारी बात है लोगों के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म नहीं था, जनरल पब्लिक थी। देखें, जो रेजिस्टेंस करने वाले 100 में से 1% ही होते होंगे, 2% ही होते हैं। सारा 100% तो रेजिस्टेंस नहीं कर रहा, 4% होते होंगे, 5% कहीं होते होंगे। सो मेरा ख्याल है कि वो लोग भी जो हैं वो, और आपने सही कहा कि सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें, फिर पाकिस्तान और इंडिया की हकीकत, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े, इकॉनमी के मसाइल, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत में, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने ऐड ऑन किया है कश्मीरी अवाम की ओपिनियन बिल्ड करने में कि देखिए दोनों मुल्क कहाँ खड़े हैं, हमने कहाँ जाना है। अगर हम आज़ाद भी होते हैं तो हमने इनके बीच में ही रहना है, तो हमारे लिए कोई रास्ता वायबल नज़र नहीं आ रहा। ऑब्वियसली कश्मीरी समझते हैं इन द हार्ट ऑफ द हार्ट, अगर आप कश्मीरियों से पूछे तो ना कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं। मतलब मैंने एक नहीं को मैं हज़ारों कश्मीरियों को सुनो, मुझे कोई कश्मीरी नज़र नहीं आता। सियासी तौर पे बड़े आते हैं सामने, पाकिस्तान बनेगा, ये होगा, लेकिन हार्ट ऑफ दी हार्ट वो आज़ाद रहना चाहते हैं। वो कहते हैं यार हमें खुद जो है ना, ये जो पाकिस्तान ने भी किया हुआ है, ये एक उनकी जो फितरत है, ये जो भी कह लें आप इसको, लेकिन हार्ट ऑफ द हार्ट जो मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट। नहीं, यू आर नॉट रॉन्ग, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो यंगर जनरेशन है ना चीमा साहब, जो यंगर जनरेशन है जो बिलो 20 है, या उसमें फर्क आ रहा है। अब ये मैंने इतना आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा था क्योंकि जो आपका जो बुनियादी सवाल था कि इंडिया फौजें कम क्यों कर रहा है, आपका ये बुनियादी सवाल था, तो मैं उसी बुनियादी सवाल पे, सॉरी मैंने इतना लंबा पूरा एक अच्छा किया। हाँ, तो अब सिचुएशन ये हो गई कि जैसे मैंने बताया कि वो सोशल मीडिया आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और उससे हकीकत जो है सामने नजर आने लग गई। जो प्रो इंडियन लीडर्स थे, जो हुर्रियत लीडर्स थे, उनकी करप्शन सामने आ गई लोगों के। और फिर जब ये 370 आउट हो गया और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त हो गया वहां पर। जो आवाम थी, जो उसके मसाइल थे, वो डायरेक्टली उनको रिड्रेसल मिलने लग गया, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी वो भी रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी, और इससे पहले जब भी कभी गवर्नर रूल भी लगा था वो भी नहीं रिजॉल्व कर पा रही। क्या हो गया है यार। चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी। तो मेन जो टॉपिक था इसमें ये था कि जो कश्मीर है वहाँ से जो है वो आर्मी जो है अभी इंडिया जो है वो कम कर रहा है जी। तो जो कर्नल साहब थे वो जो है वो थोड़ा सा पीछे गए कि जब जो है वो कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकाला गया, तो जिन मुसलमानों ने निकाला, तो इनकी जो अपने जो वैसे इनकी जो बातचीत होती थी वो किसी जगह पे वो शर्मिंदा भी हैं कि आज देख लो कि हमने उनके साथ जिनको हमने यहाँ से निकाला वो और ये हकीकत है। कई लोग तो अक्सर जो कई हैं वो तो बाहर के कंट्री में कई लोग चले गए, और जो कई लोग जो है वो दिल्ली मुंबई में जिस बड़े शहरों में सेटल हो गए, तो वो तरक्की कर गए। ये पढ़ लिख के बड़े बड़े ओहदों पे उनको एजुकेशन का मौका मिल गया।
तो कश्मीर में उस लेवल का उस वक्त एजुकेशन था, सिस्टम था नहीं, ना ही कश्मीर जो इतना ज्यादा डेवलप हो सका, और वो बेहतर उनकी लाइफ जो है वो वहाँ यहाँ पे होते एक फिर उन्होंने इस तरह की बकरी चरानी, सही बात है, वो बिल्कुल बात सही है। वो भाई घर, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बंदा किसी को अगर किसी गांव में रह रहा है तो उसको भगा दो, वो बुरी बात है। लेकिन ये है कि वो एक मिसाल भी बनी कि कुब्बे नु लत लग गई थी, वो सीधा हो गया। कि कई बंदे होते हैं वो ना टेढ़े हो जाते हैं, और उनको कोई पीछे से टांग मारे तो वो सीधे हो जाते हैं। तो हालांकि उस मारने वाले की ये नियत नहीं होती है कि ये सीधा हो जाए। हाँ, उसने तो अपनी तरफ से और मारना है कि ये गिर जाए जमीन पर। लेकिन और भाई इसमें साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान का मेन इशू ये है कि पाकिस्तान शुरू से ही चाहता है कि कश्मीर हमारा, और कश्मीरियों का भी ये शुरू में स्टांस यही था कि वो चाहते हैं कि हमारा एक अलग कंट्री हो, हमारी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज में काफी ज्यादा डिफरेंस कल्चर, तो वो चाहते हैं शुरू से। हरी सिंह के दौर में भी उन्होंने बताया कि वो भी चाहते थे कि भाई हमें आजाद। हाँ। तो वो भाई पाकिस्तान पड़ गया, इसने जो वो कब्जा कर लिया, फिर इंडिया भी बीच में कूद पड़ा, तो वो टुकड़े हो गए कश्मीर के। हाँ। तो इस सारे मामलात में इंडिया और पाकिस्तान के लालच में, लालच तो दोनों मुल्कों का था, है, लेकिन जो है वो टुकड़े किसके हुए जी, जलील कौन हुए? कश्मीरी, वो जी कश्मीरी जलील हुए। तो हमारी अपनी लड़ाइयों की वजह से देख रहे हैं कि वो तीसरी पार्टी बेचारी वो देख ले खुद जलील हो रही है इतने आज वो तीसरी पार्टी हमारे से भी बेहतर है भाई साहब, ये भी तो देखना। माना पाकिस्तान और कश्मीर थोड़ा सा दुखी है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी तो दुखी है ना। नहीं, अच्छा एक और भी बात है कि शुरू में पैसे तो भाई साहब जाहिर है जहाँ पे जो है इस तरह की मूवमेंट होती है, पत्थरबाजी होती हो, अब बगैर पैसों के कैसे ऐसे कोई ये जो लीडर बनते हैं, ये जो यासीन मलिक था, ये जो भी इस तरह के लीडर थे, तो उनको साफ जाहिर फंडिंग तो होती थी, तभी जाके वो इतने बड़े मूवमेंट चलाते थे। सही बात तो फंडिंग के बगैर तो बंदा ऐसा ही है कि जैसे तेल के बगैर गाड़ी है, गाड़ी में तेल ना डले तो वो चलती चलेगी नहीं। तो फंडिंग के बगैर ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ भिड़ जाना, आर्मी के साथ भिड़ जाना, ये कोई ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए आपको चाहिए ढेर सारा पैसा और ढेर सारी आपकी आवाम का साथ। तो वो अवाम कौन साथ होती थी? जिनको पैसे मिलते थे या जिनको जो है वो भाषण दिए जाते थे कि हमारे अलग मुल्क है, हमें जिनके ज़हन तब्दील किए जाते कुछ बातों से मान जाते थे, कुछ पैसों से मान जाते। कुछ भाई साहब आप पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं वो तब्दीली लेकर, वो जो पहले थे वो भाई साहब अनपढ़ थे, गवार थे, उनको जो बोलते थे वो करने को तैयार हो जाते। तो भाई जिहाद का नारा लेकर या इस्लाम का नारा लेकर। अब जमाना बदल गया है, लोग देख रहे हैं कि तरक्की बदलना भी चाहिए, तभी जाकर आप दूसरे कंट्री के साथ अपना मुकाबला। सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस वक्त, इंटरनेट सही से चलता नहीं था, और जो आम लोग थे पढ़े लिखे भी इतना ज्यादा नहीं थे, और उनके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स भी नहीं था। जो उनको वहाँ के जो बड़े बड़े होते थे या मौलवी जो हजरात बताते थे उसी पे वो लग जाते थे। आज इंटरनेट का दौर है, वो देख कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। एक दौर था जब पाकिस्तान तगड़ा था और कश्मीरी चाहते थे कि हम पाकिस्तान में आए, ऐसी बात। और आज जो है भाई साहब कश्मीर इंडिया जो है वो इतना तगड़ा तरक्की कर गया है भाई। वो चाहता है अलग, वो अलग भी चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हमें ज्यादा फायदा इंडिया के साथ है, बजाय अगर उन्हें चॉइस मिले तो चॉइस वो इंडिया की तरफ झुकाव करेंगे। लेकिन तारक भाई है क्या पाकिस्तान को भी आप देख लो, पाकिस्तान उस वक्त पावर में था, कश्मीरी अवाम का सपोर्ट भी था, अमेरिका का सपोर्ट था, फिर भी नहीं ले सका। आज कुछ भी नहीं है, पल्ले कुछ भी नहीं, अमेरिका का साथ नहीं, कश्मीरी अवाम का साथ नहीं, फिर भी वो तो फेलियर शुरू से इनका रहा है। ये चूरन तो भाई देना ही पड़ेगा, ये बजट इतना बड़ा जो चूरन नहीं देंगे तो चलेगा। अगर कश्मीरी अवाम समझ चुकी है सही और रिजल्ट भी तो सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना, उसके रिजल्ट भी तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया नहीं है, तो इंडियन आर्मी इंटरनेट नहीं है। क्यों तारक निकली तो है, तारक भाई निकली नहीं, सारी अवाम निकली हुई है। कश्मीर का बनारा वही का वही। इंडिया में आर्मी क्यों अपनी कम कर रहा है वहां से? क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं, आए दिन हालात वो चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाए। जहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और बंदों की प्राइवेसी रहती नहीं जी, हर वक्त डर खतरा निकलना भाई साहब माहौल होता है। और एक और जगह पर तो आर्मी एक और भी चीज होती है।
इंडिया को भाई पता है कि पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है तो वो लड़ेंगे क्या? सही बात है। सही है। हाँ, तो इधर से मतलब पता है कि अब- अभी कोई खतरा नहीं इधर पे। ऐसी तो बात। भाई जब साहब ये कि किसी चार- भाई को 2 थैले आटे के मिल जाए ना और सामने से कोई बुजुर्ग बीबी बंदा आ जाए तो वो इस तरह लाचार होकर मिलते तरले करते ना यार, एक थाली दे दे, हमारे बच्चे 3-3 दिन से भूखे हैं। इस तरह की सिचुएशन क्या हालत है, खराब हो गई। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अभी जो हालात है ना, ये कश्मीर के पहले जैसे नहीं रहे, वाकई चेंजिंग आ रही है। वो पिछले दिन हमने एक वीडियो देखी थी कि श्रीनगर को डेवलप किया जाएगा, स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 70 छोटे बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची जो ब्रिज है वो बन गई है। जो पहले जो इलेक्ट्रिक जो गवर्नमेंट थी वो करप्शन करती थी, वो आम जनता तक उनके जो फंड थे वो पहुंच नहीं पाते थे इंडिया के। तो अभी जो है वो फंड डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। तो भाई साहब इंडिया कश्मीरियों को इसमें फायदा हो रहा है। तो भाई साहब एक मुसलमान होने के नाते भाई मुझे बजाय अब कश्मीर अपनी साइड पे करने के, मैं चाहूंगा कि भाई कश्मीरी जहाँ पर भी हो भाई खुश रहे। जी बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।